नमस्कार। आज हम बिहार के कुछ स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों और यूट्यूबर्स के अनुभवों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं। और ये जानकारी हमें सीधे राहुल गांधी के साथ उनकी जो बातचीत हुई उससे मिली है। इन पत्रकारों ने अपनी असलियत, अपनी ज़मीनी हकीकत वहां बताई। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इनकी चुनौतियां क्या हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, और ये जो सामाजिक न्याय की पत्रकारिता है ना जमीन पर, वो असल में है कैसी। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, स्वतंत्र मीडिया की भूमिका, खासकर हाशिए पर जो समुदाय हैं उनकी आवाज उठाने में वो बहुत अहम हो जाती है। हाँ। और ये बातचीत हमें एक आप कह सकती हैं सीधा नजरिया देती है कि असल में हो क्या रहा है वहाँ। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत में पता चला कि बिहार में करीब 52 ऐसे यूट्यूबर्स का एक समूह है। ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, 52 लोग। हाँ, और उनका फोकस बिल्कुल साफ है, सामाजिक न्याय। ये वो मुद्दे उठाते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हाँ, जैसे वो जातिगत अत्याचार वाले मामले हो गए, या मान लीजिए कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस आनाकानी कर रही है। मुजफ्फरपुर पीएमसीएच का भी एक जिक्र आया था शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। एक वक्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर पीएमसीएच का मामला उनकी टीम ने ही सबसे पहले कवर किया था। देखिए, तो ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें अक्सर सिस्टम अनदेखा कर देता है। सही कहा। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? जैसे रविकांत चौरसिया हैं, वो साफ कहते हैं कि भाई मेरा मकसद है समाज की जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा इंसान है ना, उसकी आवाज बनना। हाँ। और एक और पत्रकार हैं अमन मलिक, उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम पर जो भेदभाव देखा उन्होंने, अच्छा, उससे उनको प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आना है। तो ये जो हाइपर लोकल मतलब बिल्कुल स्थानीय स्तर की समुदाय केंद्रित पत्रकारिता है, हाँ। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, ये जो पहले से चल रहे नैरेटिव्स है ना, हाँ। उनको चुनौती भी दे रही है। जैसे किसी ने कहा भी बातचीत में, जिन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सर, उनको आवाज देना। बिल्कुल सही। और उनकी विचारधारा भी साफ है कि समाज में हर तबके को बराबरी की हिस्सेदारी मिले। ये एक मिशन जैसा लगता है, सिर्फ पत्रकारिता नहीं। हाँ, मिशन तो है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। बहुत सारी बाधाएं हैं, सिस्टम की तरफ से भी और व्यक्तिगत भी। अच्छा, जैसे खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर हैं सुमन, उन्होंने अपना अनुभव बताया। खबर लहरिया उन्होंने बताया कि ये भारत का पहला ऐसा मीडिया हाउस है जो पूरी तरह महिलाएं चलाती हैं, शुरू से लेकर मैनेजमेंट तक। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे मीडिया जगत में। हाँ है तो। लेकिन सुमन बताती हैं कि फील्ड में एक अकेली महिला रिपोर्टर के तौर पर जाना कितना मुश्किल होता है। सुरक्षा का मुद्दा तो रहता ही होगा। बिल्कुल, सुरक्षा की चिंता तो है ही। फिर ऑटो में सफर करना जहां आसपास सिर्फ पुरुष हों, या देर रात पटना के गांधी मैदान जैसे इलाकों में रिपोर्टिंग करना। उन्होंने बताया कि वहां पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तो ये सब रोज का संघर्ष है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा की बात नहीं है। सोचिए, जब महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर अपनी बात रखती हैं, खासकर पत्रकारिता जैसे पेशे में जहां सवाल पूछना शामिल है, सत्ता को चुनौती देना शामिल है, हाँ। तो वो समाज के बने बनाए नियमों को तोड़ती हैं, और इससे उन पर खतरा भी बढ़ता है, विरोध भी ज्यादा होता है। ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है असल में। सुरक्षा के अलावा एक और बहुत कड़वी सच्चाई है पैसे की तंगी। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है स्वतंत्र पत्रकारों के साथ। अमन मलिक और एक और पत्रकार थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई फाइनेंशियली ये काम टिक नहीं पाता। फाइनेंशियली नहीं होता। यहाँ तक कि एक पत्रकार के पिताजी चाहते हैं कि वो ये काम छोड़ दें। घर में तनाव रहता है इस बात पर। और कोई बाहरी सपोर्ट भी नहीं है। कोई सपोर्ट किसी का नहीं है। सोचिए जरा, एक तरफ समाज के लिए कुछ करने का जुनून और दूसरी तरफ घर का दबाव, पैसों की किल्लत। ये तो मतलब इनकी प्रतिबद्धता को और दिखाता है। बिल्कुल। कि सब मुश्किलों के बावजूद लगे हुए हैं। पर सवाल तो उठता है कि ऐसी जरूरी आवाजों को टिके रहने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। सही बात है। और रविकांत चौरसिया की कहानी भी इसी संघर्ष को दिखाती है। वो खगड़िया से आते हैं। उन्होंने बताया कि उनका इलाका 7 नदियों से घिरा है। अच्छा, खगड़िया? हाँ, जहां बाढ़, विस्थापन, गरीबी, ये सब बहुत आम है। नदी किनारे बसे लोगों के घर हर साल कट जाते हैं। वो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन असली जनहित के मुद्दों को दिखाता ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी और पत्रकारिता में आ गए। और यहीं पर देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया की जो कथित कमी है और इन स्वतंत्र मंचों का जो महत्व है वो कितना साफ नजर आता है। हाँ। रविकांत जैसे लोग
वो खाली जगह भर रहे हैं जिसे बड़े मीडिया हाउस शायद नजरअंदाज कर देते हैं। शायद इसलिए कि इन कहानियों में टीआरपी नहीं है या मुनाफा नहीं है। शायद यही वजह हो। पर लोकतंत्र के लिए तो ये कहानियां बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक और लेवल का खतरा है जो इस डिजिटल दुनिया से जुड़ा है, और इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया। हाँ, क्या? उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि भाई आज हम भारतीय लोग आपस में बात करने के लिए भी अमेरिकी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, ये बात तो है। हमारी सारी बातचीत इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर होती है। और इस निर्भरता में खतरा है, इन पर नियंत्रण का, सेंसरशिप का। किस तरह की सेंसरशिप? जैसे शैडो बैनिंग, मतलब आपकी सामग्री की पहुंच को चुपचाप कम कर देना बिना आपको बताए। अच्छा, या फिर सीधे एफआईआर हो जाना या धमकी मिलना कि आपका प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे। अमन मलिक ने बताया कि उन्होंने खुद अनुभव किया है कि उनका कंटेंट शैडो बैन होता है। मेरा पूरा मतलब शैडो बैन चलता है। ओ, राहुल गांधी ने भी चिंता जताई। वो कह रहे थे कि पहले नेता सीधे जनता से बात कर लेते थे, फिर मीडिया आया जो चलो थोड़ी काट-छाट करता था पर बात दिखा तो देता था। लेकिन अब उनके मुताबिक मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं और सोशल मीडिया पर एक अनदेखी लगाम है, एक लिमिट क्रॉस की नहीं कि एफआईआर, बैन या शैडो बैन। ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और डिजिटल संप्रभुता पर भी। बिल्कुल। क्या हमारा पूरा पब्लिक डिस्कोर्स, हमारी सार्वजनिक बहस विदेशी कंपनियों के एल्गोरिथम और उनकी मर्जी पर इतनी निर्भर होनी चाहिए, खासकर तब जब आवाजें आलोचनात्मक हों या सत्ता को असहज करती हों? सही कहा। कौन कंट्रोल कर रहा है सूचना को? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। हाँ। और खतरे सिर्फ डिजिटल नहीं है, जमीनी हैं, शारीरिक हैं। रविकांत चौरसिया ने जो आरोप लगाया वो तो बहुत ही गंभीर है। क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कुछ पीड़ितों की कहानी दिखाई तो जदयू के एक विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने कथित तौर पर रविकांत को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ मारपीट की। क्या? एक चुने हुए प्रतिनिधि पर पत्रकार से मारपीट का आरोप? ये तो प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है अगर ये सच है। रविकांत का तो यही कहना है। वो बोले कि किसी तरह बचकर निकले वहां से, एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? उनके मुताबिक उनका केस छूटा बता दिया गया। हमारे केस फॉल्स हो गए और उल्टे उन्हीं पर 2 फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। अरे बाप रे, मतलब मदद मांगने गए और खुद ही फंस गए। हाँ, उनकी निराशा साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ये अगर सच है तो ये सिर्फ कानून का दुरुपयोग नहीं है, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है, असहमति को कुचलने का। संदेश साफ है कि अगर आप ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलोगे या हाशिए के लोगों के हक में बोलोगे तो आपको चुप कराने के लिए सिस्टम का ही इस्तेमाल हो सकता है। और जब न्याय की उम्मीद ही टूट जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है। बिल्कुल। और अमन मलिक की कहानी वो शायद और भी डरावनी है। उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि विचारधारा और धर्म के नाम पर उनके ही एक दोस्त ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा यह तो अटेम्प्टेड मर्डर है। क्या? अपने ही दोस्त ने? ये तो दिखाता है कि वैचारिक कट्टरता किस हद तक रिश्तों को खत्म कर सकती है और हिंसा पैदा कर सकती है। हाँ, समाज में तो ध्रुवीकरण है, उसका ये कितना खतरनाक रूप है। और फिर क्या हुआ उस मामले में? अमन के मुताबिक वो हमलावर दोस्त सिर्फ 20-22 दिन जेल में रहा और अब बाहर है, और अब भी उन्हें धमकाता है। अभी भी थ्रेट मिलता है सर। क्या कह रहे हैं? सिर्फ 20-22 दिन और अब भी धमकी मिल रही है? हाँ, और उनके एक साथी हैं सनी, उन पर भी केस हुआ है। अमन इसे सीधे सीधे विचारधारा की लड़ाई बताते हैं। सिर्फ लड़ाई आइडियोलॉजी की है? हाँ, उनकी बस एक ही मांग है कि हमें बोलने की आजादी दो, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, जब हम बोलेंगे नहीं सर तो सुनेगा कौन। यहाँ 2 बातें बहुत चिंताजनक हैं। पहली तो ये कि ये जो चरमपंथी विचारधाराएं हैं ये कैसे हिंसा को इतना सामान्य बना रही हैं। हाँ। और दूसरी, न्याय व्यवस्था पर सवाल। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता और हमलावर या धमकाने वाला खुलेआम घूमता है तो ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत डरावना संदेश है जो अलग राय रखते हैं या सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और बातचीत में एक और चिंताजनक बात सामने आई। क्या? एक वक्ता ने आरोप लगाया कि बिहार में जो अति पिछड़ा समाज है यानी ईबीसी और जो अल्पसंख्यक समाज है, हाँ, उनको जानबूझकर आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, किस लिए? उनका मानना है कि ये सामाजिक न्याय के एजेंडे को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर समुदायों के बीच जानबूझकर खाई पैदा की जा रही है तो ये न सिर्फ सामाजिक न्याय के आंदोलन को पीछे धकेलेगा बल्कि पूरे समाज के ताने बाने को बिखेर देगा। हाँ, इस तरह का बंटवारा अक्सर उन लोगों के फायदे में होता है
जो या तो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं या फिर ध्रुवीकरण से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने बिहार के इन डिजिटल पत्रकारों, इन यूट्यूबर्स की आपबीती के कुछ हिस्से सुने। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा, वो तो साफ दिखती है। हाँ, वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं उठाता। और ऐसा करने की वो बड़ी कीमत चुका रहे हैं। पैसे की तंगी है, कानूनी मामले हैं, शारीरिक हमले का डर है, सेंसरशिप का डर है। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक तरह से ये जमीनी एक्टिविस्ट भी हैं, जो सिस्टम की बाधाओं के खिलाफ, घर के दबाव के खिलाफ, समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, ये लोकतंत्र के उस वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर आवाज सुनी जाए, खासकर उनकी जिन्हें सबसे ज्यादा दबाया जाता है। और इन सारे खतरों और मुश्किलों के बाद भी ये डिजिटल आवाजें बहुत जरूरी काम कर रही हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना, उसे जमीनी स्तर पर जिंदा रखने का, मजबूत करने का। बिल्कुल। बातचीत के आखिर में राहुल गांधी ने इन 52 यूट्यूबर्स के ग्रुप को दिल्ली आने का न्योता भी दिया, ताकि उनकी चुनौतियों को और ठीक से समझा जा सके और आगे क्या किया जा सकता है, कोई मदद हो सकती है, उस पर बात हो सके। हाँ, ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। क्या? प्रेस की आजादी की असलियत क्या है और इस डिजिटल युग में सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण का क्या असर हो रहा है, इन सब पर रोशनी डालती हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि ऐसी स्वतंत्र आवाज़ों को, खासकर जो हाशिए के समुदायों से आती हैं, उन्हें बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या सिर्फ बातें काफ़ी हैं या हमें कोई ठोस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, कोई सुरक्षा का इंतज़ाम? सिर्फ उनकी हिम्मत के भरोसे छोड़ देने के बजाय हम एक समाज के तौर पर क्या कर सकते हैं ताकि वो टिके रहें और अपना काम करते रहें, ये सोचने वाली बात है।